So next, एक important method of concentration of the ores is what we call as leaching, or this is also called as hydrometallurgy. ठीक? पहली important चीज इसके बारे में ये कि leaching एक chemical method है. It's a chemical method of separation, chemical method of concentration. The only chemical method of concentrating ore is by means of leaching or hydrometallurgy. ठीक है? So chemical method में हम क्या करते हैं? इसमें obviously अगर ये chemical method है तो there must be difference in the chemical properties. ठीक? So the difference in chemical properties, difference in chemical properties of ore and gangue. ठीक? तो जब ore और gangue particles chemical properties में difference show करते हैं, उस वक्त हम लीचिंग या हाइड्रोमेटलर्जी को यूज करेंगे. ठीक है? नाउ देखिए, सिंपली हम एक फ्लो चार्ट यहाँ पे देंगे जिससे समझ में आ जाएगा कि हम इसमें क्या करते हैं. ठीक है? लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास ओर है. ठीक? तो ये ओर अभी खाली नहीं है, ये अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है, हमने इसको कॉन्सेंट्रेट करना है. ठीक है? सो ओर के साथ ऑब्वियसली क्या लगा है? गैंग पार्टिकल्स. ठीक? ये हमारे पास अवेलेबल है, ओर प्लस गैंग. ठीक है? सो इन दिस मेथड व्हाट वी डू इज, हम इस मिक्सचर को ट्रीट करते हैं एक केमिकल रिएजेंट के साथ. We treat it with a chemical reagent. I'll say reagent 1. ठीक? हम इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं? रिएजेंट के साथ. एक रिएजेंट के साथ. रिएजेंट क्या करेगा? रिएजेंट ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ किसके साथ कंबाइन करेगा? ओर के साथ. ठीक है? तो हम एक ऐसे केमिकल स्पीशीज को यहाँ पे रखेंगे, यूज करेंगे, जो सिर्फ प्रेफरेंशियली किसके साथ रिएक्ट करेगा? ओर पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक? और गैंग पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा ओर के साथ, ये इसको कन्वर्ट कर देगा एक सॉल्युबल सॉल्ट में. ठीक है? इट कन्वर्ट्स इट इनटू ए सॉल्युबल सॉल्ट. ठीक? सॉल्युबल सब्सटेंस. फिर से देखिए, ओर और गैंग है, इसको हमने एक रिएजेंट केमिकल स्पीशीज के साथ रिएक्ट करवाया. ये ओर के साथ रिएक्ट करके ओर के पार्टिकल्स को क्या कर रहा है? सॉल्युबलाइज. और गैंग के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो दैट मींस गैंग के पार्टिकल्स इनसॉल्युबल रहेंगे. ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है, अब हमारे मिक्सचर के अंदर ओर सॉल्युबलाइज हो गया, गैंग इनसॉल्युबल है, तो हम क्या करेंगे? विल गो फॉर फिल्ट्रेशन. ठीक? तो हम इस मिक्सचर का अब क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन. ठीक है? तो जब हमने फिल्ट्रेशन की, फिल्ट्रेशन में हमेशा हमें दो चीजें मिलेंगी. एक मिलेगा हमें फिल्ट्रेट, ठीक? और दूसरा हमें मिलेगा रेजिड्यू. रेजिड्यू जो ऊपर बचेगा फिल्टर पेपर के, और फिल्ट्रेट जो फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाएगा. ठीक है? अब चूंकि हमने अभी बताया गैंग पार्टिकल्स जो है वो सॉल्युबलाइज नहीं हुए, वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, तो सॉलिड फॉर्म में रहने की वजह से वो रेजिड्यू के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे. दैट मींस गैंग हमारा सेपरेट हो गया इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यू. ठीक है? और फिल्ट्रेट के अंदर क्या है? फिल्ट्रेट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? फिल्ट्रेट के अंदर हमारा ओर होगा. ठीक है? फिल्ट्रेट के अंदर हमारा ओर होगा. ठीक? सो इन दिस फिल्ट्रेट वी विल हैव ओर पार्टिकल्स, मगर किस फॉर्म में? ओर पार्टिकल्स होंगे. ठीक? लेकिन क्या ये ओर के फॉर्म में होंगे? नहीं, ओर पार्टिकल्स नहीं, इट विल बी इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म. डिसॉल्व्ड या वी कैन से सॉल्युबल फॉर्म. सॉल्युबल फॉर्म. क्योंकि हमने अभी बताया ओर ने रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्युबलाइज हो गया. तो जब हमने इसकी फिल्ट्रेशन की, रेसिड्यू के तौर पे हमें गैंग पार्टिकल्स मिल जाएंगे और फिल्ट्रेट मिल जाएगा, जिसमें हमारा ओर पार्टिकल होगा, लेकिन वो ओर की हालत में नहीं होगा, वो एक सॉल्युबल सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा. ठीक ना? उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम रिकवरी करते हैं. ठीक है ना? रिकवरी किस चीज की करते हैं? अपने ओर की रिकवरी करते हैं. ठीक? सो व्हाट वी डू, हम इस सॉल्युबल फॉर्म को रिएजेंट सेकंड के साथ रिएक्ट करते हैं, दूसरे रिएजेंट के साथ, रिएजेंट नंबर 2. तो रिएजेंट नंबर 2 क्या करता है? वो इस सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म के साथ रिएक्ट करके हमारे ओर पार्टिकल्स को बाहर निकाल देता है. ठीक है ना? ओर पार्टिकल्स, इट गिव्स अस ओर पार्टिकल्स. ठीक? फ्री ओर पार्टिकल्स. ठीक है? सो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे पास, हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था? ओर अलोंग विद द गैंग, गैंग उधर ही सेपरेट हो गया, और बाद में हमने रिकवरी की, हमने अपने ओर पार्टिकल्स को वापस हासिल कर दिया उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हमने इनको पहले
लिया था, ठीक है ना। सो इन दिस मेथड व्हाट वी डू सिंपली इज वी ट्रीट द ओर unconcentrated ore with a reagent. A chemical reagent reacts preferentially with the ore particles, converts it into a soluble substance. Then we filter the solution. Filtrate में हमारा ore होगा और residue में हमारा gang particles होगा. फिर हम उस filtrate के ऊपर एक और reagent को treat करवाएंगे जो कि ore particle को वापस अपनी form में convert कर देगा. ठीक? Now, for example, यहाँ पे दो important processes हमें पढ़नी है. Number first, पहली process जो है that is the leaching of bauxite ore. ठीक, we'll take the example जिससे ये further explain हो जाएगा. Leaching of bauxite, which is also called as Bayer's process. So you remember, it's an important one. Leaching of oxide. Leaching of bauxite. Leaching of bauxite. Leaching of bauxite. ठीक? बॉक्साइट और अभी हमने बताया इट इज Al2O3 2 times वाटर. ठीक, तो जो बॉक्साइट और हमारे पास है, बॉक्साइट और जो हमारे पास अवेलेबल है, इसमें जो इंप्योरिटीज होती हैं, द इंप्योरिटीज आर सिलिशियस इंप्योरिटीज SiO2, इसमें कुछ हेमेटाइट के पार्टिकल्स होते हैं Fe2O3, ठीक है ना. These are some impurities associated with the bauxite. ठीक, so what we do is हम क्या करते हैं, हम Al2O3 जो कि हमारा बॉक्साइट ओर है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. ठीक है, तो बॉक्साइट ओर में एक तो बॉक्साइट है Al2O3 और इंप्योरिटीज है. हम क्या कर रहे हैं, हम रिएक्शन कर रहे हैं इसकी किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. सो द सोडियम हाइड्रोक्साइड हियर इज व्हाट वी बेसिकली कॉल एज द लीचिंग एजेंट. दिस इज आवर लीचिंग एजेंट, मतलब यही हमने यूज किया है केमिकल स्पीशीज जो यहां से लीचिंग करवाएगा. ठीक है ना. नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, Al2O3 के साथ प्रेफरेंशियली. इन दो के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट Al2O3 विल बी कन्वर्टेड इनटू सम सॉल्युबल फॉर्म एंड दीस विल रिमेन एज सच. हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे. किस सॉल्युबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीशीज NaAlOH4. ठीक, NaAlOH4. This is called as sodium meta-aluminate. Sodium meta-aluminate. Sodium meta-aluminate. ठीक है ना. And sodium meta-aluminate is soluble. So that means हमारा और जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम मेटा-एल्यूमिनेट में. ये इंप्योरिटीज एज सच रह गई. ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं सॉल्यूशन को फिल्टर कर दूंगा, फिल्ट्रेशन से ये बाहर चले गई. ठीक है ना. लेकिन मेरा जो और है वो फिल्ट्रेट में किस फॉर्म में है, सोडियम मेटा-एल्यूमिनेट के फॉर्म में है. तो अब मुझे क्या करना है, रिकवरी स्टेप करना है. ठीक, तो रिकवरी में मैं क्या करूंगा, रिकवरी में हम इस सब्सटेंस को जो हमें और जिसके फॉर्म में हमारा और कन्वर्ट हो गया, हम इसको एक और रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे. ठीक, सो यहां पे हम क्या करते हैं, वी टेक सोडियम मेटा-एल्यूमिनेट. सोडियम मेटा-एल्यूमिनेट को हमने लिया. ठीक, तो हम इसके सॉल्यूशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं. ठीक, वी पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट्स सॉल्यूशन. एंड जब हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इट इज एसिडिक इन नेचर. तो एसिडिक इन नेचर होने की वजह से यहाँ पे पीएच क्या हो जाएगा, पीएच डिक्रीज होगा. और रिड्यूसर पीएच में ये सोडियम मेटा-एल्यूमिनेट जो है ये ब्रेक हो जाता है. ठीक, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीशीज AlOH एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक, सो सोडियम मेटा-एल्यूमिनेट जो कि सॉल्युबल फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल था, हमने इसके सॉल्यूशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जिससे पीएच डिक्रीज हुआ. पीएच कम करने की वजह से सोडियम मेटा-एल्यूमिनेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में. ठीक, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में जब ये कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जो कि अनस्टेबल होता है, इसको हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 1473 केल्विन. ठीक, 1473 केल्विन पे हम इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, तो ये वहां पे क्या हो जाता है, थर्मली डिकम्पोज हो जाता है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3. ठीक है ना. सो Al2O3 आपको वापस मिल गया. बात समझ रहे हैं आप. ठीक, यू स्टार्टेड विद Al2O3 along with the impurities. ठीक है, बट आपने क्या किया, बीच में ये
बाहर निकल गई एंड अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, वापस मिल रहा है। बट चूंकि बॉक्साइट ओर इज 2 टाइम्स वाटर, ठीक है ना, बॉक्साइट ओर इज 2 टाइम्स वाटर, इसमें 2 मोल्स ऑफ वाटर साथ होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एट द एंड आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट प्योर एल्यूमिना, ठीक। सो दिस इज नॉट बॉक्साइट, दिस इज एल्यूमिना, ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, एल्यूमिना, ठीक। तो लीचिंग ऑफ बॉक्साइट ओर से हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्यूमिना मिलता है। अब Al2O3 हमने लिया था, Al2O3 2 टाइम्स वाटर, बट वी आर एंडिंग अप विद Al2O3। अब जो कि ये वाटर में ही है, ठीक है ना, तो वाटर में ही होने की वजह से क्या होगा, इसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ लगे होंगे, ठीक। और लेटर ऑन हमें इन वाटर मॉलिक्यूल्स को भी बाहर ही निकालना होगा, ठीक है ना। सो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, अल्टीमेटली एल्यूमिना, जिसको हम फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। बॉक्साइट ओर की लीचिंग करते हैं और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है, रिमेंबर दैट दिस इज कॉल्ड एज बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, ठीक, बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। इसी तरीके से लीचिंग मेथड हम यूज करते हैं फॉर कंसंट्रेटिंग सिल्वर एंड गोल्ड, फॉर कंसंट्रेटिंग सिल्वर एंड गोल्ड। हम कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड करते हैं, ठीक, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैकअर्थर एंड फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, मैकअर्थर एंड फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी गो फॉर द लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक, ठीक है। सो हमारा सिल्वर जो है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एन ओर Ag2S और इट मे बी प्रेजेंट इन द नेटिव स्टेट एज वेल, ठीक। तो अगर ये इस ओर के फॉर्म में है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, आर्जेंटाइट, तो जाहिर सी बात है आर्जेंटाइट अकेला नहीं होगा, इसमें गैंग पार्टिकल्स भी साथ होंगे, ठीक है। सो व्हाट वी डू, वी ट्रीट इट विद द लीचिंग एजेंट सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड। सो सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड यहाँ पे एक्ट करेगा एज, इट विल एक्ट एज द लीचिंग एजेंट, ठीक है ना। सो व्हेन इट विल कंबाइन विद दिस, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीशीज NaAgCl whole twice, NaAgCl whole twice plus Na2S, ठीक, ये स्पीशीज हमें मिल जाएगा। दिस इज व्हाट वी विल बी कॉलिंग इट एज सोडियम डाइसायनो या डाइसायनाइडो आर्जेंटेट, सोडियम डाइसायनो आर्जेंटेट। इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, डाइसायनो आर्जेंटेट 1, ठीक, एंड दिस इज सॉल्युबल, लेकिन ये इसकी इंप्योरिटीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो इस स्टेप में ही हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर देंगे और हमारे पास ये मिल जाएगा। अब रिकवरी स्टेप में हम क्या करते हैं, रिकवरी स्टेप में हम क्या करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। रिकवरी स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इस कॉम्प्लेक्स की, इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवाते हैं एक एक्टिव मेटल के साथ, ठीक है ना, एक्टिव मेटल लाइक जिंक, ठीक। वी ट्रीट दिस complex with an active metal like zinc। वो एक्टिव मेटल क्या करेगा, वो चूंकि एक्टिव मेटल्स रिएक्टिव होते हैं और सिल्वर वी नो इट इज लेस रिएक्टिव, तो जब इस कॉम्प्लेक्स के सामने एक एक्टिव मेटल को रखा जाएगा, वहां पे वो इस लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा। दैट मींस हमारा सिल्वर बाहर आ जाएगा और हमारा जो यहाँ पे हमने रिएजेंट यूज किया जिंक, वो अंदर चला जाएगा। दैट मींस इन द रिकवरी स्टेप व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी टेकिंग NaAgCl whole twice और इसकी रिएक्शन करेंगे हम सेकंड रिएजेंट के साथ, दैट इज अवर जिंक मेटल डायरेक्टली, ठीक। तो जिंक मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, इस लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू विल बी गेटिंग दिस कॉम्प्लेक्स NaZnCl whole 4, NaZnCl whole 4 can balance the reaction, ठीक है। NaZnCl whole 4 ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है सोडियम
सोडियम टेट्रा सायानो जिंकेट, सोडियम टेट्रासायानो जिंकेट 2। Na2 ZnCl4, sodium tetracyano zincate 2 plus what you will get? You will get silver। ये आपको प्योर मेटल के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, इस प्रोसेस में जब हमने कंसंट्रेशन की, ठीक, तो कंसंट्रेशन से एक तो हम गैंग पार्टिकल से भी हमने पीछा छोड़ दिया, ठीक है ना, ठीक। एट द सेम टाइम यू गॉट द मेटल, सिल्वर मेटल इन द आइसोलेटेड फॉर्म एज वेल, ठीक। सो अभी तक हमने दो स्टेप्स के बारे में बात की मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के बारे में। तो पहला स्टेप हमने बताया था कि हम क्रशिंग और पल्वराइजेशन करते हैं। दूसरे स्टेप में हमने बताया था कि वी गेट रिड ऑफ द अनवांटेड पार्टिकल्स, गैंग पार्टिकल्स, जिसको हमने कंसंट्रेशन स्टेप बताया। और कंसंट्रेशन को हमने देखा था कि हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, ठीक। अब तीसरा स्टेप जो है, दैट इज द लास्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, ठीक। अब जो हमारे पास ओर इस वक्त होगा आफ्टर कंसंट्रेशन, उसमें अब कोई गैंग पार्टिकल नहीं होगा, कोई मैट्रिक्स नहीं होगा, कोई भी इंप्योरिटी नहीं होगी। अब हमारे पास प्योर, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में हमारे पास ओर होगा, ठीक। अब इस ओर से हमें क्या करना है? अब इस कंसंट्रेटेड ओर से हमें मेटल को बाहर निकाल देना है, ठीक है ना। उस स्टेप को हम नाम देते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, ठीक। इस स्टेप में हम दो सब स्टेप्स करते हैं, ठीक। पहले स्टेप में हम कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इसको हम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में लेते हैं। उसके बाद जैसे ही हमने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी, उसके बाद हम क्या करते हैं? उस ऑक्सीडाइज्ड ओर को हम रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना, सो दैट उसमें से ऑक्सीजन बाहर चला जाए और हमारे पास क्रूड मेटल हासिल हो जाए, ठीक है। सो दिस स्टेप इन्वॉल्व्स two processes. Number one is the oxidation of the concentrated ore, and number second is the reduction, ठीक। मतलब हम पहले concentrated ore को ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में लेते हैं। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में क्यों लिया जाता है? डायरेक्ट इसकी रिडक्शन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में लेने से वो स्टेप जो है वो इजी हो जाता है। इजी इन द सेंस कि जब हम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ओर को लेते हैं, उसमें से फिर ऑक्सीजन को रिमूव करना बहुत ही इजी होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक। ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट इन टू वेज, ठीक। नंबर वन इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन प्रोसेस, एंड नंबर सेकंड इज रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ठीक। किसी और के लिए हम कैल्सिनेशन यूज करते हैं, किसी और को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम रोस्टिंग करते हैं, ठीक। चाहे कैल्सिनेशन करनी हो या रोस्टिंग करनी हो, इन दोनों को हम एक स्पेशली डिजाइन्ड फर्नेस के अंदर करते हैं। उस फर्नेस को हम नाम बोलते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस, ठीक, रिवर्बरेटरी फर्नेस। सो रिवर्बरेटरी फर्नेस एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम कंसंट्रेटेड ओर की ऑक्सीडेशन करते हैं, आइदर बाय कैल्सिनेशन मेथड और बाय रोस्टिंग मेथड, ठीक। तो कैल्सिनेशन किसको कहते हैं? हम कैल्सिनेशन हम करते हैं उस वक्त, उस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं जिसमें हम कंसंट्रेटेड ओर को हीट करते हैं। कंसंट्रेटेड ओर को हम क्या करते हैं? हीट। मींस कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं? वी हीट द कंसंट्रेटेड ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, हीट द कंसंट्रेटेड ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब हम इसको मेल्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। हीट करते हैं लेकिन उतना हीट करते हैं कि ये मेल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन आइदर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और in absence of oxygen, ठीक है। तो हम कंसंट्रेटेड ओर की ऑक्सीडेशन करते हैं या तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में या फिर
या फिर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिंपली जो हमने बताया कि रिवर्बरेटरी फर्नेस है, ठीक, इस रिवर्बरेटरी फर्नेस का डिजाइन ऐसा होता है कि इसमें कुछ खिड़कियां होती है, ठीक है ना। तो अगर हमें कैल्सिनेशन करनी है और की, तो हम क्या करते हैं, हम उन खिड़कियों को या तो कंप्लीटली बंद करते हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही कम हो, ठीक है ना, या फिर एक या दो खिड़कियों को हम खोल देते हैं सो दैट उतना ज्यादा ऑक्सीजन भी हमें ना मिले, ठीक है ना। और ये हम उनके लिए यूज करते हैं जिन और पार्टिकल्स में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। मिसाल के तौर पर ऑक्साइड्स, ठीक है ना, ऑक्साइड्स के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बोनेट्स के अंदर भी ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है, और सल्फेट से फॉर एग्जांपल उनके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक। तो उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक, और उनको के लिए हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक। व्हाइल रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, रोस्टिंग में भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं। इन we again carry out the same thing, we heat the concentrated ore below its melting point in excess of oxygen, that means रिवर्बरेटरी फर्नेस की जो सारी खिड़कियां हैं उन सारी खिड़कियों को खोल देते हैं so that एयर उसके अंदर काफी ज्यादा मिकदार में चला जाए और ऑक्सीजन काफी ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे प्रेजेंट हो, ठीक। ये हम उनके लिए करते हैं जिनमें ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट ना हो, जैसे कि सल्फाइड ओर्स है, ठीक है। सल्फाइड ओर्स में सल्फर प्रेजेंट होता है, तो इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ताकि सल्फर बाहर चला जाए और ऑक्सीजन उनके अंदर आ जाए so that they will be converted into oxides, ठीक है ना। नाउ कैल्सिनेशन या रोस्टिंग जब हम करते हैं उस दौरान और के साथ क्या क्या चीजें होती है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम हीट करते हैं इसको, ठीक है। हीटिंग की वजह से क्या होता है, नंबर 1 इन कैल्सिनेशन, ड्यूरिंग कैल्सिनेशन क्या होता है, नंबर फर्स्ट कैल्सिनेशन के दौरान पहली चीज क्या होती है, वोलेटाइल इंप्योरिटीज। अगर हमारे कॉन्सेंट्रेटेड ओर के साथ कुछ वोलेटाइल मतलब जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, वोलेटाइल इंप्योरिटीज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या फिर वाटर, ठीक, ये वोलेटाइल इंप्योरिटीज बाहर चली जाती है, ठीक। वोलेटाइल इंप्योरिटीज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर इज रिमूव्ड ड्यूरिंग कैल्सिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये और है FeOH होल थ्राइस, ठीक, FeOH होल थ्राइस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं, ठीक, वी हीट इट, हम इसकी रोस्टिंग करते हैं। तो रोस्टिंग करने की वजह से क्या होगा, रोस्टिंग करने की वजह से इसके अंदर जो OH ग्रुप्स है वो हीट हम करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो इसमें से क्या निकलेगा, वाटर बाहर चला जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू Fe2O3, ठीक, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस इससे क्या बाहर चला जाएगा, वाटर बाहर चला जाएगा, ठीक। क्योंकि वाटर जब हीट होगा तो ये वेपर्स के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, उसके आउटलेट से, रिवर्बरेटरी फर्नेस के आउटलेट से बाहर चला जाएगा, और हमारा ओर जो है वो किस फॉर्म में आ गया, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से नंबर सेकंड थिंग, अगर हम दिखाएं कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल यू हैव, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये और है MgCO3, ठीक है, या कैल्शियम कार्बोनेट हम लेते हैं CaCO3 फॉर एग्जांपल, लिमोनाइट हमने लिया है, ठीक। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड ओर है हमारे पास, व्हाट वी विल डू, वी विल हीट इट, ठीक, हम इसको हीट करेंगे, हीटिंग से क्या हो जाएगा, इट विल डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया एज ए वोलेटाइल इंप्योरिटी, वाटर बाहर चला गया एज ए वोलेटाइल इंप्योरिटी, और हमारा ओर जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हमने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी, ठीक है। इसी तरीके से नंबर सेकंड थिंग, वोलेटाइल इंप्योरिटीज के साथ साथ क्या हो सकता है, वहां पे वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव्ड। अगर किसी के साथ, किसी और के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होगा तो हीटिंग करने की वजह से वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट होकर बाहर चला जाएगा और हमारा ओर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में बच जाएगा, ठीक। मिसाल के तौर पर बॉक्साइट ओर की बात करें, इफ यू हैव Al2O3 2 times water and you heat it, ठीक, you heat it, हीटिंग से क्या हो जाएगा, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर चला जाएगा, विल बी गेटिंग Al2O3 प्लस वाटर वेपर्स बाहर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा ओर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में बच जाएगा, ठीक। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वन,
इसकी वजह से क्या होता है, कैल्सिनेशन की वजह से और जो हमारा है इट बिकम्स पोरस, ठीक, और बिकम्स पोरस। पोरस मींस इसमें पोर्स जनरेट होते हैं, और पोर्स जनरेट होने की वजह से शायद आपको पता होगा कि वहां पे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से जो इसमें हम नेक्स्ट आने वाले स्टेप्स करते हैं, मतलब रिडक्शन जो करनी है, उस रिडक्शन को करने में रिएक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है, ठीक। ये फास्टर रिएक्ट करता है, इसकी रिडक्शन जल्दी जल्दी से हो जाती है, ठीक है। सो ड्यूरिंग कैल्सिनेशन volatile impurities are removed, ठीक। इसी तरीके से water of crystallization is removed and the ore becomes porous and it can be used, it can be easily used for the further steps, ठीक। सिमिलरली अगर हम रोस्टिंग की बात करें तो रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, ज्यादा एक्सेस में हम ऑक्सीजन देते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फाइड ओर्स के लिए हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिनाबार है AgS, ठीक, इसकी हम रोस्टिंग करते हैं, मतलब हम इसके साथ एक्सेस ऑक्सीजन को ट्रीट करवाते हैं। ये क्या करेगा, ये इस ओर को कन्वर्ट कर देगा किसमें, इट विल कन्वर्ट इट इनटू द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ठीक। इट विल कन्वर्ट इट इनटू HgO प्लस SO2, ठीक। तो आप बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शंस को खुद ही। HgS सिनाबार in presence of excess of oxygen it converts sulfide ore into oxide ore और वो वोलेटाइल इंप्योरिटीज बाहर चली जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से you can have ZnS, you will roast it in excess of oxygen, it will convert into zinc oxide plus sulfur dioxide, ठीक है। सो आपके पास जो ओर मिल रहा है किस फॉर्म में आ रहा है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से साथ साथ रोस्टिंग के दौरान क्या होता है, इन ओर पार्टिकल्स के साथ कुछ नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज चिपकी होती हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर किसी के साथ आर्सेनिक लगा हो, किसी के साथ फास्फोरस लगा हो, किसी के साथ सल्फर लगा हो, ठीक है ना। तो जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, वो नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इन द फॉर्म ऑफ वोलेटाइल गैसेस बाहर चले जाते हैं, ठीक। मिसाल के तौर पर अगर इन ओर्स के साथ आर्सेनिक की इंप्योरिटी लगी है, नॉन आर्सेनिक की इंप्योरिटी लगी है, ठीक, इट विल कंबाइन विद द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ AS2O3 arsenic oxide which is a gaseous substance, it will be removed in the form of vapors, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन भी साथ साथ हो जाएगी, ठीक। सिमिलरली अगर इसके साथ ये लगा है, फास्फोरस लगा है, फास्फोरस की इंप्योरिटी लगी है, फास्फोरस विल कंबाइन विद ऑक्सीजन, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ P4O10 which is a volatile vapor, तो ये भी बाहर चला जाएगा, ठीक। सिमिलरली रोस्टिंग में भी क्या होगा, अगर इनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी लगे हुए हैं तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी रिमूव कर देगा। रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, removal of water of crystallization, and at the same time it will make the ore to become porous, ठीक। तो हमने देखा कि एक्सट्रैक्शन में हम पहला ऑक्सीडेशन करते हैं, हम अपने कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में लाते हैं, ऑक्साइड्स के फॉर्म में लाते हैं, ठीक। क्यों लाते हैं ऑक्साइड्स के फॉर्म में, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम इनमें से जो ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसको हम आराम से बाहर निकाल सकते हैं यूजिंग डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक। अब हमें क्या करना है, सारा काम करते करते हम यहां तक पहुंच गए, हमारा ओर जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, मुझे मर्क्यूरी निकालना है या मुझे जिंक निकालना है, मुझे सिंपली क्या करना है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना है यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है ना, व्हिच इज अ वेरी सिंपल स्टेप, ठीक। अगर हम डायरेक्टली इसमें से सल्फर निकालते, डायरेक्ट रिमूवल ऑफ सल्फर जो है इट वुड हैव बिकम अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, ठीक। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, ठीक। अब चाहे रोस्टिंग हो या कैल्सिनेशन हो, उसमें क्या होता है, एक तो साथ साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है और साथ में जो इंप्योरिटीज होती है वो बाहर निकल जाती हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बाहर निकल जाता है और हमारा ओर पोरस बन जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो आने वाले स्टेप्स में रिएक्टिविटी फास्टर हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसमें, दैट विल बी आफ्टर द ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट स्टेप विल बी द रिडक्शन प्रोसेस। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा एक्सट्रैक्शन में, दैट इज द रिडक्शन ऑफ oxidized ore, reduction of the oxidized ore, ठीक। तो अभी तक हमने देखा कि हमने कॉन्सेंट्रेटेड ओर को ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में लिया,
अब हमें सिंपली उस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में से ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट वी कॉल एज रिडक्शन, ठीक है ना। सो वी हैव टू कैरी आउट द रिडक्शन। नाउ रिडक्शन कैन बी कैरिड आउट इन डिफरेंट वेज, ठीक। नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप जो पहला मेथड जो हमारा है दैट इज कॉल्ड एज स्मेल्टिंग, ठीक, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं ऑक्सीडाइज्ड ओर की यूजिंग आइदर कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। तो अगर हम रिडक्शन करते हैं कार्बन से या कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक, उस स्टेप को, उस रिडक्शन को हम नाम देते हैं स्मेल्टिंग। सो स्मेल्टिंग इज सिंपली द रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड ओर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, इन प्रेजेंस ऑफ कोक और इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी है, वो ये कि हमारे पास इस वक्त क्या है, हमारे पास इस वक्त है ओर विच इज इन द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ठीक है, ठीक, और मे बी इसके साथ कुछ लेफ्ट आउट जो हमने कॉन्सेंट्रेशन किया, ठीक, तो मतलब हो सकता है कि कुछ गैंग पार्टिकल्स अभी भी इसके साथ चिपके हों, ठीक है ना। सो एक और होगा और कुछ गैंग पार्टिकल्स हो सकते हैं इसके अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, और प्लस गैंग, ठीक है, इस चीज को हम नाम देते हैं यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड ओर, और गैंग को हम चार्ज बोलते हैं, ठीक। सो कहीं मत आप सुनेंगे चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज सिंपली होता है कॉन्सेंट्रेटेड और, ठीक, प्लस गैंग जो इसके साथ है और प्लस रिड्यूस, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक, इसको हम चार्ज कहते हैं, ठीक है ना। अब रिड्यूसिंग एजेंट डालने के साथ साथ हम इसमें एक और चीज भी डालते हैं, ठीक है, एंड दैट थिंग इज व्हाट वी कॉल एज फ्लक्स। सो यू रिमेंबर ड्यूरिंग रिडक्शन प्रोसेस, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग, हमारे पास जो ऑक्सीडाइज्ड ओर होगा उसमें मे बी कुछ बचा हुआ गैंग हो, ठीक है, और उसके साथ हम क्या डालते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम चार्ज कहते हैं, ठीक। इस चार्ज के साथ साथ हम एक और चीज भी डालते हैं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्स, ठीक। तो ये फ्लक्स क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि किसके साथ कंबाइन होता है, फ्लक्स का काम क्या है, फ्लक्स कंबाइन होता है लेफ्ट आउट गैंग के साथ, ठीक। सो फ्लक्स कंबाइंस विद गैंग, ठीक है, फ्लक्स किसके साथ कंबाइन होता है, गैंग के साथ कंबाइन होता है। तो गैंग के साथ कंबाइन होके ये एक सब्सटेंस बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्लैग, ठीक, स्लैग, ठीक है ना। तो स्लैग का मतलब क्या होता है, स्लैग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लक्स विद गैंग। तो फ्लक्स जब गैंग के साथ कंबाइन होगा ये स्लैग बनाता है। स्लैग जो होता है इट इज लाइटर, ये लाइट होता है और ये ऊपर रहता है, ठीक। ऊपर रहने के बाद हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, ताकि फ्लक्स ऐड करने का सिर्फ यहाँ पे रीजन क्या है, ताकि इसमें अगर कुछ बचा खुचा गैंग अभी भी प्रेजेंट होगा वो इस फ्लक्स के साथ कंबाइन होकर स्लैग के फॉर्म में बाहर निकल जाए, सो दैट हमारा जो और यहाँ पे हमारा जो मेटल होगा वो हमें ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में मिल जाए। क्लियर है बात, ठीक है। नाउ दिस फ्लक्स इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना। इट कैन बी a basic flux or it can be acidic flux, ठीक, बेसिक फ्लक्स या एसिडिक फ्लक्स, ठीक है। बेसिक फ्लक्स हम तब यूज करेंगे जब हमारा गैंग पार्टिकल जो होंगे if they are acidic in nature, अगर गैंग एसिडिक इन नेचर है उसको बाहर निकालने के लिए ऑब्वियसली क्या लगेगा, बेसिक फ्लक्स लगेगा, ताकि वो एसिड और बेस कंबाइन होकर एक सॉल्ट बना ले। सॉल्ट बनाएंगे तो वो किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, ठीक। फॉर एग्जांपल बेसिक फ्लक्स जो हम यूज करते हैं, we can simply say that these are the oxides of, for example, ये हमने डाल दिया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। यू नो मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक। सो यू कैन यूज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एसिडिक गैंग के साथ, एसिडिक गैंग फॉर एग्जांपल अगर हमारे ओर के साथ ये इंप्योरिटी लगी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, ठीक है ना। इफ दिस गैंग इज प्रेजेंट इन अलोंग विद द ओर वी विल ट्रीट इट विद CaO, दिस इज फ्लक्स, ठीक, दिस इज बेसिक फ्लक्स एंड दिस इज आवर गैंग। तो ये जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट, एंड दिस इज व्हाट वी विल बी कॉलिंग एज स्लैग,
ठीक है। इसी तरीके से ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, उनको हम यूज कर सकते हैं एज बेसिक फ्लक्स, ठीक, एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सिमिलरली एसिडिक फ्लक्स क्या होता है? एसिडिक फ्लक्स हम नॉन मेटल के ऑक्साइड्स यूज कर सकते हैं जो कि बेसिक गैंग पार्टिकल्स के साथ कंबाइन होंगे, ठीक। तो एसिडिक ऑक्साइड्स हम यूज कर सकते हैं SiO2, सिंपली सैंड को हम यूज कर सकते हैं एज ए फ्लक्स, SiO2, वी कैन यूज बोरेक्स, Na2B4O7 10 times water. This is borax. Either we use borax or we use silica as acidic flux. ये सिलिका किसके साथ कंबाइन करेगा? बेसिक गैंग पार्टिकल्स के साथ, और उनके साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा? उनके साथ कंबाइन होकर ये स्लैग बनाएगा। अगर गैंग सिलिका है तो हम फ्लक्स यूज करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, और अगर किसी में कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट है एज गैंग, वहां पे हम यूज करेंगे सिलिका एज द फ्लक्स, ठीक है ना, सो दैट इट विल बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, ठीक। तो कुल मिला के बात ये हमने कही कि रिडक्शन में हम क्या करते हैं, वी कैन यूज रिडक्शन यूजिंग डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स। इफ यू यूज कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एज द रिड्यूसिंग एजेंट, the process will be called as smelting, and during the smelting process, in addition to the reducing agent, we also add a substance which is called as flux. Flux combines with the left out gang particles and results in the formation of slag. Slag being lighter is removed, ठीक है, clear? Next one, for example, अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स ले, किस तरीके से हम क्रूड मेटल को बाहर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने एग्जाम्पल दिखाया रोस्टिंग में, वहां पे हमने एग्जाम्पल दिखाया ZnS को हमने कन्वर्ट किया था किसमें? जिंक ऑक्साइड में। नाउ वी आर हैविंग जिंक ऑक्साइड व्हिच इज द कंसंट्रेटेड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ठीक। वी विल ट्रीट इट विद, इसको किसके साथ हम रिएक्ट करेंगे? कार्बन के साथ, कोक के साथ, ठीक। तो ये कार्बन क्या करेगा? ये सिंपली इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जिंक प्लस you'll get carbon monoxide. Carbon monoxide being a gas, ये बाहर चला जाएगा, ठीक। तो ये बाहर निकल गया, पीछे हमारे पास क्या बचा? जिंक, जो कि प्योर मेटल की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हम जिंक को आइसोलेट कर पाएंगे, ठीक है। सिमिलरली for example maybe you have iron hematite in the form of Fe2O3, you will treat it with carbon or carbon monoxide, ठीक है। so ये क्या करेगा? it will result in the formation of ये iron बाहर निकालेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वोलेटाइल गैस बाहर चला जाएगा। You can balance the reaction yourself, ठीक है ना। so simply हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज्ड ओर को रिड्यूस कर रहे हैं either in the form of using the carbon or using carbon monoxide, ठीक। as a result of that we are getting this metal in the isolated form, ठीक है ना। मगर ये जो मेटल हमें यहाँ पे मिलेगा, ये मेटल जो है ये 100% प्योर नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लास्ट स्टेप करते हैं, हम इस मेटल को और प्यूरिफाई करते हैं, ठीक, सो दैट हम 100% प्योर मेटल को हासिल कर लें। दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द प्यूरिफिकेशन, ठीक। उससे पहले हम बात कर रहे हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन में हमने एक तरीका दिखाया स्मेल्टिंग, ठीक है ना, और भी बहुत सारे तरीके हैं रिडक्शन करने के, ठीक है। जैसे कि नंबर सेकंड रिडक्शन इज दैट इज कॉल्ड एज ऑटो रिडक्शन, ठीक। ऑटो रिडक्शन, नंबर सेकंड तरीका रिडक्शन का ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन नाम से ही पता चलता है, इट मींस सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन मींस हमें यहां पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि और पार्टिकल्स खुद ही एक्ट करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ये लिया सिनाबार लिया HGS, ठीक, HGS, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अलग से रिडक्शन नहीं करते हैं, हमने HGS लिया जो कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा तो हम इसको क्या करेंगे? फिर पहले ऑक्सीडाइज करेंगे, वी विल ट्रीट इट विद ऑक्सीजन, ठीक। हम इसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? ऑक्सीजन के साथ। हम क्या कर रहे हैं? ये रिडक्शन स्टेप नहीं है, दिस इज द रोस्टिंग, ठीक। HGS की हम क्या कर रहे हैं? रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो हमें पता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू HgO, HgO में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड HgO में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होता है? ये जो ऑक्सीडाइज्ड ओर है, ये जो ऑक्सीडाइज्ड ओर है, ये अब जैसे ही ये बन गया, ये अब फर्दर
और पार्टिकल्स के साथ खुद ही रिएक्ट करता है, ठीक। अब जो बाकी और पार्टिकल्स वहां पे बचे हैं, जाहिर सी बात है सभी तो कन्वर्ट नहीं हो चुके होंगे HgO में, ठीक है ना। जैसे ही कुछ HgO बनता है, ये HgO फर्दर किसके साथ रिएक्ट करता है, और पार्टिकल्स HgS के साथ, ठीक है ना। इट रिएक्ट्स विद its ore particles and it results in the formation of Hg plus SO2. Let's say HgS plus twice HgO, it gives 3 times Hg plus SO2, ठीक है। तो SO2 बाहर चला गया, आपको क्या मिला, आपको प्योर मेटल मिल गया, ठीक है ना, प्योर मेटल यू आर गेटिंग, ठीक। सो यहाँ पे आप अलग से रिडक्शन नहीं कर रहे हो, यहाँ पे जो आपका ओर है जो ऑक्सीडाइज हो गया HgO में, ये खुद ही अब इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ रिडक्शन इज व्हाट वी कॉल एज ऑटो रिडक्शन, ठीक। एंड ऑटो रिडक्शन इज एप्लीकेबल फॉर द ओर्स ऑफ मर्करी, ओर्स ऑफ लेड, ठीक, Hg एंड लेड पर्टिकुलरली इनके लिए, इनके ओर्स के लिए यूजुअली क्या होती है, ऑटो रिडक्शन होती है। वहां पे हमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। इसी तरीके से एक और मेथड है रिडक्शन का, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ये वाला मेथड हम यूज करते हैं फॉर द ओर्स ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसी तरीके से एल्युमिनियम के लिए और जिंक के लिए। इनके ओर्स के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन नाम से ही पता चलता है, हम इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक। यू नो, अगर आपके पास सोडियम का ओर है, सोडियम का मेन ओर क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक, रॉक सॉल्ट, ठीक। तो अगर आप इसको मोल्टन फॉर्म में लेते हैं या इसको आप एक्वस फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, मोल्टन और एक्वस फॉर्म में, इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, किसमें, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या लेते हैं, एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, ठीक। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल के साथ कनेक्टेड होता है बैटरी के, दूसरा नेगेटिव के साथ। सो इफ यू आर टेकिंग इट इन द मोल्टन स्टेट, यू आर हैविंग Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इन द डिसोसिएटेड फॉर्म, ठीक है ना। नाउ जैसे ही आपने करंट पास किया, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ये Na पॉजिटिव्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट and Cl negative will move towards the positive plate, ठीक है। So cations कैथोड की तरफ मूव करेंगे, एनाइंस एनोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक। और आपको पता है उसके बाद एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, यू नो, कैथोड की अगर हम बात करें, एट कैथोड, कैथोड किसको हम कहते हैं, जिसकी तरफ कैटाइंस आ जाए, ठीक, मींस नेगेटिव वाला। यहाँ पे जैसे ही कैथोड की तरफ Na पॉजिटिव जाता है, ठीक, ये जो कि नेगेटिव प्लेट के साथ लगा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा अवेलेबल होते हैं, तो ये फोर्सिबली क्या करता है, ये Na पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, ठीक। Na पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिला तो ये Na पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Na सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगी, ठीक है। कैथोड एट एनोड, एनोड की अगर हम बात करें, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, Cl नेगेटिव विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, क्योंकि Cl के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इससे जबरदस्त इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देगा। सो Cl will lose electrons, it will result in the Cl negative will lose electrons, it will give you Cl plus electron, ठीक। उसके बाद दूसरा Cl, 2 Cl आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, Cl2 गैस, ठीक। तो आपको कैथोड पे क्या मिला, सोडियम मेटल प्योर स्टेट में मिला और एनोड पे आपको क्या मिल गया, क्लोरीन गैस मिल गया, क्लोरीन गैस मिल गया हमें, ठीक है ना। सो इस तरीके से आप सिंपली देख रहे हो कि यहाँ पे देख लीजिए, आपका और में, आपके और में सोडियम क्लोराइड में सोडियम था प्रेजेंट एज Na पॉजिटिव, तो आप Na पॉजिटिव को क्या दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स देने से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम में। सो दैट मींस व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, you are reducing Na positive, यहाँ पे इसकी क्या होगी, रिडक्शन। सो ड्यू टू दिस रिडक्शन you are able to extract sodium metal, क्लियर है बात, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात हम करेंगे कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज द रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम,
इलेक्ट्रो रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रो रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक, उसमें भी हम पर्टिकुलरली यूज करेंगे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस। हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, हम यहां से एल्यूमिनियम हासिल करते हैं यूजिंग द रिडक्शन मेथड, ठीक। सो हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वी टेक ए साल्ट ऑफ एल्यूमिनियम, ओर ऑफ एल्यूमिनियम, मगर हम AlCl3 नहीं यूज करते हैं। यू रिमेंबर दैट, जैसे हमने सोडियम हैलाइड लिया, हम एल्यूमिनियम का हैलाइड नहीं लेते हैं। रीजन ये है कि AlCl3 जो है, AlCl3 इज कोवेलेंट इन नेचर, ठीक, और अगर ये कोवेलेंट इन नेचर है तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा तो आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे तो वो मूव नहीं करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आयनिक होना चाहिए, ठीक, तो हम AlCl3 को यूज नहीं करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक। इंस्टेड व्हाट वी यूज इज, वी यूज दिस सब्सटेंस Al2O3, एल्यूमिना, हम एल्यूमिना को यूज करते हैं, ठीक है। बट एल्यूमिना जो है अगेन इट इज लेस डिसोसिएटिव, लेस डिसोसिएटिव, ठीक है ना, ये काफी लेस डिसोसिएट होता है, ये उतना ज्यादा डिसोसिएट नहीं होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इस Al2O3 के साथ ऐड करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, दैट इज Na3AlF6, दिस इज क्रायोलाइट, ठीक। सो फर्स्ट पॉइंट इन हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस, दैट इज द रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, इज दैट we do not take AlCl3 halide of aluminum because the AlCl3 is covalent in nature, ये dissociate नहीं होगा, instead we take alumina, but alumina की प्रॉब्लम ये है कि ये भी उतना ज्यादा dissociate नहीं होता है, इसलिए हम ऐड करते हैं सोडियम, this क्रायोलाइट, ठीक। क्रायोलाइट क्या करता है, क्रायोलाइट Al2O3 को डिसॉल्व कर देता है, ठीक है ना, तो डिसॉल्व करने का मतलब ये अब इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है ना, ये इसकी डिसोसिएशन को इंक्रीज कर देता है, ठीक। सो क्रायोलाइट इंक्रीजेस द डिसोसिएटिंग प्रॉपर्टी ऑफ Al2O3 एंड एट द सेम टाइम ये इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है उसको भी डिक्रीज कर देता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली हमारे पास इस हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस में क्या रहेगा, वी विल बी हैविंग ए कंटेनर, उस कंटेनर में इलेक्ट्रोड्स होंगे, ठीक, उस कंटेनर में इलेक्ट्रोड्स होंगे, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारा, Al2O3 प्लस हमने इसमें क्या डाला है, Na3AlF6 क्रायोलाइट, ठीक। इसके ऐड करने की वजह से क्या होगा, एल्यूमिनियम अब डिसोसिएट हो जाएगा। सो इन द सॉल्यूशन यू विल बी हैविंग Al3 पॉजिटिव आयंस, O2 माइनस आयंस, ठीक है, Al3 पॉजिटिव आयंस एंड O2 माइनस आयंस, ठीक। Let's say this is the cathode and this is anode, and you remember that both the electrodes are made up of carbon, ठीक, कार्बन इलेक्ट्रोड्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक। और उसके साथ साथ हम इस इलेक्ट्रोलाइट को ऊपर से पैक करते हैं यूजिंग कोक, ठीक, इसके ऊपर हम क्या डालते हैं, कोक। कोक डालने का रीजन ये है ताकि इसकी ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है ना, एरिया ऑफ ऑक्सीडेशन फर्दर यहाँ पे ना हो, ठीक, तो कोक भी हम यूज करते हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट विल हैपन, Al3 पॉजिटिव आयंस एंड O2 माइनस आयंस, Al3 पॉजिटिव किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ, O2 माइनस मूव करेगा एनोड की तरफ, ठीक। व्हाट विल हैपन एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे Al3 पॉजिटिव, इट विल टेक अप इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक। एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे O2 माइनस आयंस जो है, O2 माइनस आयंस, व्हाट इट विल डू, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो अगर मैं 2 O2 माइनस लाऊं, ठीक, व्हाट विल हैपन, 2 ऑक्सीजन्स मिलेंगे, 2 ऑक्सीजन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, O2, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे, फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा, जो कार्बन हमने यहाँ पे डाला है कोक, ठीक, वो कार्बन आएगा और इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट यहाँ पे आप देखेंगे कि कैथोड पे आपको क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम मेटल, और एनोड पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है बल्कि
कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, क्योंकि जो कोक हमने यहाँ पे रखा है वो इस ऑक्सीजन के साथ फौरन कंबाइन होकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन हॉल-हेराल्ड प्रोसेस प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, आपको एल्युमिनियम मिलेगा एट द कैथोड एंड एट एनोड विल बी ऑब्टेनिंग बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे हम एल्युमिनियम की रिडक्शन कर रहे हैं यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस एंड वी आर एबल टू सेपरेट एल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3 यूजिंग cryolite in the electrolytic setup. Clear? Okay. So the last step in the this metallurgy is the refining of the crude metal. ठीक, तो अभी तक जो हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द रिडक्शन प्रोसेस, लास्ट में जो हमने मेटल एक्सट्रैक्ट किया था वो पूरा प्योर नहीं होता है, उसके अंदर कुछ और भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। ठीक, तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, हम उस क्रूड मेटल को रिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको हम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उस स्टेप को हम नाम देते हैं रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड मेटल। ठीक, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं रिफाइनिंग करने के लिए जो कि डिफरेंट मेटल्स के लिए यूज होते हैं। ठीक, सबसे पहला तरीका जो हमारे पास है रिफाइनिंग ऑफ मेटल के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है, सबको पता है। डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, हम सब्सटेंस को हीट करते हैं और हीटिंग की वजह से क्या होता है, जो लेस बॉइलिंग, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है वो वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है ना, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो वेपराइज नहीं होते हैं। ठीक, तो जिनके वेपर्स बनते हैं उनको हम अलग से कलेक्ट करते हैं। ठीक, और उसके बाद वो हमें प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं। सो डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर दोज मेटल्स व्हिच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स, लो बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक, उनके लिए यूज होगा जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ठीक, तो उसमें आप याद रखेंगे वी हैव जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। ठीक, ये तीन मेटल्स ऐसे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो अगर हमने जिंक को हासिल किया from by using different metallurgical operations which is not pure, तो हम क्या करते हैं, उस क्रूड जिंक को हम हीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जिंक मेटल हासिल किया, लेट्स से दिस इज द जिंक रॉड व्हिच वी ऑब्टेन, जिंक शीट हमने ऑब्टेन किया व्हिच इज नॉट प्योर, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हीट करेंगे। ठीक है, हीटिंग की वजह से क्या होगा, हीटिंग की वजह से इसमें जिंक भी प्रेजेंट होगा और भी दूसरी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होंगी। ठीक, इंप्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जिंक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो जब मैं इसको हीट करूंगा व्हाट विल हैपन, इसके अंदर जो जिंक के एटम्स होंगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे, वो वेपराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब वो वेपर्स बनाएंगे हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं बाहर। ठीक, we can collect them। ठीक, इन वेपर्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने वेपर्स को कलेक्ट किया, इनका टेम्परेचर फिर से डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होने के बाद क्या होगा, वो यहाँ पे कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो जो कंडेंसर फॉर्म में आपको यहाँ पे वापस मिल जाएगा दैट विल बी प्योर जिंक। ठीक, और जो इंप्योरिटीज होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होने की वजह से वो वोलेटाइल नहीं होंगे, दे विल बी लेफ्ट आउट इन दिस कंटेनर, और जो आपका जिंक या कैडमियम या मर्क्यूरी के जो वेपर्स हैं उनको आप अलग से कलेक्ट करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे जो आपको जिंक मिलेगा वो प्योर फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, लो बॉइलिंग पॉइंट जिनका होता है उनके लिए डिस्टिलेशन मेथड को यूज किया जाएगा। ठीक, नंबर सेकंड, दूसरा तरीका जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज लिक्वेशन। लिक्वेशन, लिक्वेशन। ठीक, लिक्वेशन हम यूज करते हैं बिस्मथ के लिए, टिन के लिए, लेड के लिए, ठीक है, एंटीमनी के लिए। ठीक, इन मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या कौन सा मेथड यूज करते हैं, लिक्वेशन। ठीक, तो लिक्वेशन में क्या किया जाता है, हम एक स्लोपिंग एक फर्नेस लेते हैं, उस फर्नेस में एक स्लोप जैसा बना होता है। ठीक, और इस स्लोप के नीचे हम आग जलाते हैं। ठीक है ना, और इसमें हम यही क्रूड मेटल डाल देते हैं। ठीक, दिस क्रूड मेटल। ठीक, तो जब हम इसको हीट करते हैं, इतना हीट करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो इम्प्योर मेटल है, ये जो हमारे पास क्रूड मेटल है, ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक, तो मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और जो इंप्योरिटीज होंगी उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक, तो जब हमने हीटिंग की, हीटिंग से क्या होगा, ये मेटल्स मेल्ट हो जाएंगे, तो जैसे जैसे ये मेल्ट होंगे क्या आएंगे, नीचे फ्लो हो जाएंगे। ठीक, और जो इंप्योरिटीज है दे having because of having their high melting point they will not be present in the molten state, वो यहीं पे रहेंगे in the solid form। ठीक,
और जो हमारा मेटल है वो मेल्ट होके फ्लो हो जाएगा। तो इस स्लोप के नीचे वाले साइड पे हमें क्या मिलेगा, हमें मोल्टन मेटल मिल जाएगा जो कि प्योर होगा, और जो इंप्योरिटीज होंगे वो ऊपर वाले पोर्शन में रह जाएंगी। ठीक, इस मेथड को हम नाम देते हैं लिक्वेशन। ठीक, तो लिक्वेशन में हम सिंपली क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को हीट करते हैं। हीटिंग की वजह से जो प्योर मेटल होता है वो पहले मेल्ट होके नीचे चला जाता है और इम्प्योरिटीज पीछे रह जाती है। ठीक, इस तरीके से हम इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज दैट इज कॉल्ड एज ज़ोन रिफाइनिंग। ज़ोन रिफाइनिंग, ज़ोन रिफाइनिंग हम यूज करते हैं सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए और गैलियम के लिए। सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम। ठीक, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हम इन मेटल्स की एक रॉड बना देते हैं। ठीक, लेट्स से हमने सिलिकॉन मेटल को या जर्मेनियम या गैलियम मेटल को किस फॉर्म में लिया, एक रॉड के फॉर्म में लिया। ठीक है, और इस रॉड के इर्द गिर्द, और इस रॉड को पहले हम एक ट्यूब में बंद कर देते हैं। ठीक, और इस ट्यूब में हम इनर्ट एटमॉस्फेयर रखते हैं। इनर्ट एटमॉस्फेयर, इनर्ट एटमॉस्फेयर किसके लिए, ताकि इनकी ऑक्सीडेशन ना हो, ये फिर से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड्स ना बनाए। ठीक है ना, इनर्ट एटमॉस्फेयर यूजुअली वी यूज नोबल गैसेस। ठीक है ना, और इस मेटेलिक रॉड के इर्द गिर्द हम एक हीटर लगाते हैं। ठीक है ना, सर्कुलर राउंड में। ठीक है, इसके दोनों तरफ से हम मतलब सर्कुलर एक हीटर लगाते हैं। ठीक, और ये हीटर जो होता है ये मोबाइल हीटर होता है। ठीक, मोबाइल मींस ये मूव करता रहता है। ठीक है, नाउ ये जोन रिफाइनिंग जो है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल के इसमें जो प्योर मेटल होता है, ठीक, प्योर मेटल और इसके अंदर जो इंप्योरिटीज होती है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इंप्योरिटीज जो होती है दे आर मोर सॉल्युबल इन द मेल्ट, ठीक, एंड लेस सॉल्युबल इन द सॉलिड फॉर्म। ठीक है, मतलब ये उनके लिए यूज होगा जिनमें इंप्योरिटीज मोल्टन फॉर्म में ज्यादा सॉल्युबल होंगी और सॉलिड फॉर्म में कम सॉल्युबल होंगी। क्या मतलब, जब हम इसको हीट करेंगे व्हाट विल हैपन, जब हमने इसको हीट किया इस वाले पोर्शन को, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक, मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के साथ साथ इसमें जो इंप्योरिटीज होंगे वो भी मेल्ट हो जाएंगे, और मोल्टन स्टेट में इंप्योरिटीज मोर सॉल्युबल होंगे। तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, हम धीरे धीरे इसको आगे चलाते जाएंगे। ठीक, तो जैसे जैसे ये आगे चलता जाएगा पीछे टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने की वजह से ये मोल्टन मेटल जो है ये फिर से क्या होना स्टार्ट होगा, सॉलिडिफाई। ठीक है ना, तो सॉलिडिफाई होगा, लेकिन जो कि इसके अंदर जो इंप्योरिटीज है वो सॉलिड फॉर्म में कम सॉल्युबल होती है और मोल्टन स्टेट में ज्यादा सॉल्युबल होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा, जो इंप्योरिटीज है वो किस में रहेंगी, मोल्टन फॉर्म में। ठीक, मोल्टन फॉर्म में चूंकि ये मेल्ट हो गया तो लिक्विड फॉर्म में बन गया, लिक्विड फॉर्म में बनने की वजह से ये फ्लो हो जाएगा, आगे चलेगा। ठीक है ना, और पीछे से क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगी। ठीक, तो सॉलिड पोर्शन जो होगा उसमें इंप्योरिटीज कम होंगी, मोल्टन स्टेट में इंप्योरिटीज ज्यादा होंगी। इसी तरीके से हम इसको मूव करते जाएंगे, जैसे जैसे ये आगे आगे चलता जाएगा इंप्योरिटीज मेल्ट होती जाएंगी और पीछे से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होती जाएगी। ठीक, और इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली रिपीट किया जाता है, 10 टाइम्स, 150 टाइम्स, 20 टाइम्स या 50 टाइम्स इसको रिपीट किया जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, तो जैसे जैसे आप आगे आगे चलते जाएंगे जो जो पोर्शन मेल्ट होगा उस मोल्टन पोर्शन में इंप्योरिटीज चली जाएंगी, पीछे जो है इंप्योरिटीज की क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। जितना ज्यादा आप इसको रिपीट करेंगे उतना इंप्योरिटीज आगे आगे चलती जाएंगी। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये सारी इंप्योरिटीज एक इस साइड पे जमा हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्शन जो है अब इंप्योरिटीज का भरा होगा और ये वाला पोर्शन जो है इसमें प्योर मेटल हो जाएगा, प्रेजेंट होगा। ठीक, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस पोर्शन को हम डिटैच करेंगे, कट करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके पीछे जो मेटल यहाँ पे बचा दैट विल बी इन द प्योर स्टेट। ठीक, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, it is based on the principle that impurities are more soluble in the melt and less soluble in the solid form। ठीक, तो हम इस हीटर को जैसे जैसे आगे चलाएंगे ये मेल्ट करता जाएगा, मेल्ट करने की वजह से इंप्योरिटीज भी चली जाएंगी मोल्टन स्टेट में। ठीक, जैसे जैसे ये आगे चलेगा पीछे टेम्परेचर कम होने की वजह से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगी, सॉलिड फॉर्म में इंप्योरिटीज लेस सॉल्युबल होंगी तो वो मोल्टन स्टेट में ही ज्यादा रहेंगी। इसको हम कंटिन्यूअसली रिपीट करेंगे, अल्टीमेटली एक टाइम आएगा कि सारी इंप्योरिटीज एक साइड पे जमा हो जाएंगी, इसको डिटैच किया जाएगा और हमें प्योर जो है
प्योर मेटल पीछे मिल जाएगा। इस चीज को हम, इस टेक्निक को हम नाम देते हैं जोन रिफाइनिंग, बिकॉज यहाँ पे दो जोन्स बनेंगे, एक इम्प्योर जोन और एक प्योर जोन बन जाएगा। ठीक, एक और मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम यूज करते हैं फॉर सिल्वर, फॉर कॉपर, फॉर गोल्ड, इसी तरीके से जिंक के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, हम फिर से एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल सेटअप करते हैं। ठीक, और उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स, एक होता है कैथोड, दूसरा होता है एनोड। ठीक, व्हाट वी डू हियर इज एक्चुअली हम जो एनोड बनाते हैं, एनोड, ठीक, पॉजिटिव एनोड, एनोड जो होता है, एनोड बनाया जाता है इम्प्योर मेटल का, इम्प्योर मेटल। ठीक, और कैथोड, कैथोड बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है इसी मेटल के प्योर फॉर्म का, प्योर मेटल का, जो हमने ऑलरेडी किसी तरीके से प्यूरिफाई कर लिया होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल कॉपर की अगर हम बात करें, ठीक, तो जो इम्प्योर कॉपर है वो एनोड बनाया जाएगा, और जो प्योर कॉपर का शीट है उसको कैथोड बनाया जाएगा। ठीक, अब इस इम्प्योर के अंदर, इस इम्प्योर एनोड के ऊपर क्या है, कॉपर भी है और बाकी इंप्योरिटीज भी होंगी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर टिन भी हो सकता है, इसके अंदर सिल्वर की इंप्योरिटी भी हो सकती है, इसके अंदर और भी बाकी सारे एंटीमनी वगैरह उनकी इंप्योरिटीज भी हो सकती हैं। ठीक, सो व्हाट वी डू इज, और इनके साथ में हम एक इलेक्ट्रोलाइट लाते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट में ये वो इलेक्ट्रोलाइट इसी मेटल का साल्ट होना चाहिए। ठीक, मिसाल के तौर पर कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के अंदर क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 माइनस। ठीक, नाउ यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, व्हाट हैपेंस, यहाँ पे क्या होता है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव किसकी तरफ जाएंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस है वो किसकी तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स द कैथोड। ठीक, वो कैथोड की तरफ जाएंगे। कैथोड में जाने के बाद वो वहां पे क्या करेंगे, कैथोड पे जाके वो क्या करेंगे, Cu2 पॉजिटिव विल टेक अप द इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल गेट कन्वर्टेड टू कॉपर मेटल। दैट मींस यहाँ पे जो थिन शीट हमने लगाया था, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कॉपर मेटल की डिपॉजिशन हो जाएगी। कहां से, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कॉपर था वो यहाँ पे डिपॉजिट होगा। ठीक, अब चूंकि इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को बरकरार रखने के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो इम्प्योर जो हमारे पास मेटल है उसमें भी है ना कॉपर, तो ये कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक, ये इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर शीट के अंदर जो कॉपर एटम्स है वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। ठीक, तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा, व्हाट इट विल डू, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस धीरे धीरे इस मेटल का क्या होगा, इस मेटल से कॉपर एटम्स की कमी होती जाएगी, इसका साइज जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका साइज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन से उठ के इसमें जाते हैं, और सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव वापस कहाँ से आते हैं, इम्प्योर मेटल से जो कॉपर होता है वो इसमें चला जाता है। ठीक, और धीरे धीरे यही प्रोसेस होगा, कॉपर इसमें जाएगा, यहाँ से वो इसमें जाएगा, तो ये धीरे धीरे मोटा होता जाएगा, ये धीरे धीरे इसका साइज कम होता जाएगा। ठीक, अल्टीमेटली ये जो इंप्योरिटीज यहाँ पे होंगी, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना, अल्टीमेटली क्या होगा, एक जब जैसे जैसे इसका साइज कम होता जाएगा, ये इंप्योरिटीज जो है, इंप्योरिटीज यहाँ पे नीचे गिरती जाएगी। ठीक, क्योंकि ये अनरिएक्टिव रहेंगी, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो ये इंप्योरिटीज यहाँ गिरती जाएंगी और इसका साइज कम होता जाएगा, और ये कॉपर इस पे चला जाएगा, इसका साइज बढ़ता जाएगा। दैट मींस अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसके अंदर, इस इम्प्योर मेटल इलेक्ट्रोड के अंदर जितना भी कॉपर था वो सारा कॉपर हम असल में इस पे डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक, तो अल्टीमेटली जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, यहाँ पे जितना भी कॉपर होगा वो इस पे चल जाएगा, और जो इंप्योरिटीज होंगी वो नीचे गिर जाएंगी। ठीक, इस चीज को जो यहाँ एनोड के नीचे इंप्योरिटीज जमा हो जाती है, इसको हम नाम देते हैं एनोड मड, एनोड मड। ठीक, सो अल्टीमेटली वी विल सी दैट ऑल द कॉपर which was present in the impure metal, it will be deposited to the pure metal. ऑलरेडी ये प्योर था, अब यहाँ पे और कॉपर इस पे जमा हो जाएगा। सो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो इस पे
इसका सारा कॉपर इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू विल बी एबल टू सेपरेट दिस इलेक्ट्रोड और ये आपको प्योर मेटल पूरा दे देगा, ठीक है ना। इस मेथड को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्लियर है, ठीक। लास्ट एक मेथड हम डिस्कस करेंगे, दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा इम्प्योर मेटल है, ठीक, दिस इज अवर इम्प्योर मेटल। व्हाट वी डू इज वी ट्रीट इट विद अ रिएजेंट, ठीक। हम इस इम्प्योर मेटल को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एक रिएजेंट के साथ, ठीक है, एट सम टेम्परेचर, ठीक। एट सम टेम्परेचर हम इसको रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, ठीक है। तो मेटल के साथ जब रिएजेंट कंबाइन होगा, इट विल फॉर्म ए मेटल रिएजेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक, मेटल रिएजेंट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। और ये मेटल रिएजेंट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इट इज वोलेटाइल, वोलेटाइल, ठीक। देखिए इम्प्योर मेटल है, इसके साथ एक तो मेटल भी होगा और कुछ इंप्योरिटीज भी होंगी। हम इसको रिएक्ट करवाते हैं रिएजेंट के साथ। रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट करेगा, सिर्फ मेटल के साथ, इंप्योरिटीज के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो मेटल के जितने भी एटम्स होंगे वो रिएजेंट के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, मेटल रिएजेंट कॉम्प्लेक्स व्हिच इज वोलेटाइल। इसके वेपर्स बन जाएंगे, ये बाहर चला जाएगा, ठीक, लिविंग बिहाइंड द इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज पीछे रह जाएंगी, ठीक है। अब जो ये मेटल रिएजेंट कॉम्प्लेक्स बाहर निकला, इसको हम कलेक्ट करते हैं और इसको हम फिर से हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज करते हैं, ठीक। तो जब ये डिकम्पोज होगा, डिकम्पोजिशन पे ये क्या देगा, एक तो मेटल देगा प्लस रिएजेंट देगा, ठीक। तो इस तरीके से जो आपको मेटल मिलेगा वो प्योर स्टेट में मिलेगा, ठीक है ना। इस मेथड को हम नाम देते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक। इसमें हमें दो मेथड्स याद रखने हैं। नंबर वन इज दैट इज कॉल्ड एज Mond's प्रोसेस, Mond's प्रोसेस, ठीक। Mond's प्रोसेस में हम क्या करते हैं, Mond's प्रोसेस में हम जो रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, सिर्फ रिएजेंट की फर्क है, ठीक। Mond's प्रोसेस में जो रिएजेंट यूज होता है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। और ये किसके लिए हम यूज करते हैं, यूजुअली निकल एंड आयरन के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो निकल मेटल होगा, इम्प्योर क्रूड निकल मेटल जो होगा, इसकी रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 50 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, 50 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करेगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ निकल एटम्स के साथ रिएक्ट करेगा, इंप्योरिटीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स टेट्राकार्बोनिल निकल NiCO4, ठीक है। ये गैस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये गैस फॉर्म में आ गया, ये क्या हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा, ठीक है ना, ये बाहर चला जाएगा। उसके बाद हम इसी कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं, इसी कॉम्प्लेक्स को हम फर्दर हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 180 डिग्री टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। इस कॉम्प्लेक्स को हम फिर से दोबारा हीट करते हैं। जब हम इसको दोबारा हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, निकल मिलेगा प्लस 4 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगा। सो इस तरीके से जो निकल हमें मिला ये प्योर स्टेट में मिलेगा, क्योंकि इंप्योरिटीज ने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्बिनेशन नहीं की होगी। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, वी कॉल इट एज Mond's प्रोसेस, ठीक। नंबर नेक्स्ट प्रोसेस इज दैट्स कॉल्ड एज वैन आर्कल मेथड, वैन आर्कल मेथड, ठीक। तो वैन आर्कल मेथड में हम क्या करते हैं, वैन आर्कल मेथड में हम जो रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज आयोडीन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, वैन आर्कल मेथड में हम आयोडीन यूज करते हैं। और ये जनरली हम यूज करते हैं किन के लिए, जिंक है, टाइटेनियम, हैफनियम, जिंक, टाइटेनियम, हैफनियम एक्सेट्रा। इन मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए हम वैन आर्कल मेथड का यूज करते हैं। तो इनमें हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल टेक जिंक, ठीक, इसकी रिएक्शन करेंगे आयोडीन के साथ, ये क्या बनाएगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जिंक आयोडाइड, ठीक, जिंक आयोडाइड, जो कि क्या होगा, वेपर फॉर्म में। फिर इसको हम फिर से हीट करेंगे, तो हीट करने पे क्या करेगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जिंक प्लस
आयोडीन वेपर्स, ठीक है। तो जिंक आपको मिल जाएगा प्योर स्टेट में। दिस मेथड इज व्हाट वी कॉल एज वैन आर्कल मेथड, ठीक। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट स्टेप्स, इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल ऑपरेशंस जिनके बेसिस पे हम एक ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो जो ओर से हमने मेटल एक्सट्रैक्ट किया यूजिंग डिफरेंट स्टेप्स, वो इम्प्योर होता है, उसको फर्दर प्यूरिफाई किया जाता है यूजिंग रिफाइनिंग टेक्निक। रिफाइनिंग टेक्निक डिफरेंट मेटल्स के लिए हमने दिखाया, डिफरेंट मेथड्स हम यूज करते हैं, ठीक।